हाय बच्चों, मैं जीपी सर आप सबका मेरे चैनल केमिस्ट्री वर्ल्ड बाय जीपी सर में स्वागत है। आज से मैं बीईओ के कंपटीशन के लिए बीईओ की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए आप लोगों को क्लास देने चल रहा हूं। सबसे पहले मैं आज आप लोगों को बीईओ पर प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में समान अध्ययन आएगा केवल, और इस समान अध्ययन में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, कितने नंबर के होंगे और कितने टाइम के लिए होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, ये सामान्य जानकारी सबसे पहले मैं आपको बताने चल रहा हूँ। बीईओ की प्रारंभिक परीक्षा में एक पेपर होगा सामान्य अध्ययन का, जो 2 घंटे का होगा, जिसमें कुल 120 प्रश्न होंगे और इसका पूर्णांक 300 का होगा, अर्थात प्रत्येक प्रश्न 2.5 नंबर के होंगे। सबसे पहले आपको ये जानना है कि इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत, माने समान अध्ययन के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। सबसे पहले इसमें होगा सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान हाई स्कूल स्तर का होगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी और बॉटनी होगा। इसमें से लगभग आपको 40 से 50 प्रश्न के बीच में मिल सकते हैं। दूसरा होगा प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर का, जिसमें आपका रेखा गणित, बीजगणित और अंकगणित ये तीनों सम्मिलित होंगे। इसमें भी आपको 30 या 40 नंबर तक के प्रश्न आपको मिल सकते हैं। उसके बाद समान अध्ययन बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता, जिसको आप रीजनिंग बोलते हो। इसके साथ साथ अगला सब्जेक्ट होगा उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन। इससे संबंधित भी आपको 4 से 5 प्रश्न मिल सकते हैं। इसके बाद इसी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी से संबंधित आपको 10 से 5 के बीच में प्रश्न मिल सकते हैं। उसके बाद अगला सब्जेक्ट होगा आपका भारत का इतिहास। इससे आपको लगभग 20 प्रश्न या 25 प्रश्न मिल सकते हैं। अगला सब्जेक्ट आपको होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी आपको काफी प्रश्न मिल सकते हैं, 10 प्रश्न कम से कम। अगला प्रश्न होगा भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। उसके साथ साथ भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, फिर जनसंख्या, पारिस्थितिक एवं नगरीकरण, और 11वां इसका पार्ट है विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, और लास्ट है अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं यह सिलेबस आपका बहुत बड़ा है। अगर आप देखें तो विश्व भूगोल, भारत भूगोल अगर आप पूरा तैयार करें तो बहुत बड़ा है, लेकिन आज से मैं इसकी तैयारी शुरू कराने चल रहा हूँ। इस लॉकडाउन में इसकी परीक्षा आगे बढ़ चुकी है। अभी परीक्षा की कोई डेट आई नहीं है, हम सबके पास अभी पर्याप्त समय है। इसके लिए बहुत ही सीमित समय में अच्छे से तैयारी और शॉर्ट ट्रिक के साथ तैयारी हम सब कर सकते हैं, हम आपको करा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं शुरू करूंगा सामान्य विज्ञान। प्यारे बच्चों, मैं प्रतिदिन एक वीडियो सबसे पहले सामान्य विज्ञान का स्टार्ट करूंगा और आपको एक वीडियो अपने चैनल पर देता रहूंगा। यदि आप लोग इसे लाइक करेंगे
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पसंद करेंगे तो साथ साथ मैं लाइव भी क्लास आपको दूंगा, जो आप YouTube पर लाइव क्लास भी ले सकेंगे। तो इसके क्रम में आज इस वीडियो में सामान्य विज्ञान सबसे पहले मैं प्रारंभ करूंगा और सामान्य विज्ञान में कुछ ऐसी जानकारियां आपको दूंगा जो इस परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि सामान्य विज्ञान का भी सिलेबस आपका बड़ा है, गणित भी बड़ा है। उसे मैं शॉर्ट या बहुत ही कम, बहुत छोटा नोट्स के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा। आप यदि इसे ध्यान से समझेंगे तो निश्चित ही इस प्रारंभिक परीक्षा में सफल हो जाएंगे, क्योंकि ये आपकी प्रारंभिक परीक्षा है। इसके बाद मुख्य परीक्षा होगी जिसमें आपको कई पेपर देने होंगे। तो सबसे पहले आपको प्रारंभिक परीक्षा पर ध्यान देना है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने चल रहे हैं सबसे पहले सामान्य विज्ञान। और सामान्य विज्ञान में पहला आपका, सबसे पहले मैं जीव विज्ञान से प्रारंभ करूंगा। जीव विज्ञान की कौन कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा और आगे की ओर आपको आपको आगे की जानकारियां देता चलूंगा। तो सबसे पहले सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में आपको जीव विज्ञान आपको पढ़ना है और जीव विज्ञान का एक शॉर्ट नोट आपको मैं बताने चल रहा हूं और समझाने चल रहा हूं। आप इसे ध्यान से समझेंगे और तैयार करेंगे। बीच बीच में आपको मैं क्वेश्चन दूंगा और क्वेश्चन आप सॉल्व करके कमेंट के माध्यम से हमारे YouTube चैनल पर भेज सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं सामान्य विज्ञान में आपको बताने जीव विज्ञान के अंतर्गत सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जीव विज्ञान का पिता कौन है। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। एक कॉम्पिटिशन्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जीव विज्ञान के पिता हैं। विकल्प में दे दिया गया अरस्तु, लीनियस या अन्य वैज्ञानिकों के नाम रॉबर्ट हुक। तो यदि आपको सही पता रहेगा तो आप निश्चित लिखेंगे अरस्तु। एक बार फिर से आप समझें कि जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। इसके बाद वर्गिकी का पिता माने, क्योंकि हमें जानते हैं कि जंतु, बहुत से प्रकार के जंतु जीव हैं और उन जंतुओं का वर्गीकरण किया गया और वर्गीकरण करने में सबसे बड़ा योगदान रहा है कैरोलस लीनियस का। इसीलिए कैरोलस लीनियस को वर्गिकी का पिता कहते हैं। अर्थात यहाँ भी प्रश्न पूछा जा सकता है वर्गिकी के पिता हैं। उसमें विकल्प में कैरोलस लीनियस, अरस्तु, लीवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, ये तमाम वैज्ञानिकों का नाम दिया जा सकता है और सही जवाब आपका होगा कैरोलस लीनियस। अर्थात वर्गिकी का पिता कैरोलस लीनियस है। फिर जो वर्गीकरण की पद्धति रखी गई उनमें सबसे मुख्य पद्धति है द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति देने वाले वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस ही हैं। इन्होंने प्रत्येक जीव, जंतु या वनस्पतियों के नामों का जो नाम रखा उनमें दो मुख्य बातों का ध्यान दिया। उसमें पहला है वंश और दूसरा है जाति। जैसे एक उदाहरण में ले लें मनुष्य। मनुष्य का वंश है होमो और जाति है सैपियन, होमो सैपियंस। इस प्रकार जो मनुष्य का जंतु वैज्ञानिक नाम रखा गया वो हुआ होमो सैपियंस। इसी तरह वनस्पतियों में आ जाएं तो सबसे पहले हम ले लें मटर का। मटर का वनस्पतिक नाम, क्योंकि मटर का जब नामकरण रखा गया तो उसका वंश हुआ मीठी मटर। वंश
पायसम और उसकी जात सैटाइगम। इसी तरह गेहूं का, भिंडी का, माने भिन्न भिन्न जंतुओं या भिन्न भिन्न जंतुओं एवं वनस्पतियों का जो नामकरण किया गया वो द्विनाम पद्धति के अनुसार किया गया। द्विनाम पद्धति में उनको नामों को लेने के लिए दो बातों पर ध्यान रखा गया, पहला वंश और दूसरा जाति। इसी के क्रम में एक वैज्ञानिक थे R.H. व्हीटेकर। R.H. व्हीटेकर ने जंतु जगत को 5 जगत में बांटा, जंतुओं को 5 जगत में बांटा। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, चौथा पादप और पांचवा जंतु। अब बहुत इसके डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं, यहां कौन से वैज्ञानिक थे? R.H. व्हीटेकर। R.H. व्हीटेकर ने जंतुओं को 5 जगत में बांटा। 5 किंगडम वो कौन कौन से हैं? पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है कवक, चौथा है पादप और पांचवा है जंतु। इसी के क्रम में अब हम आपको बताते हैं सेल के बारे में। अब हम बातें करते हैं कोशिका क्या है। प्यारे बच्चों, हमें जानते हैं कि जिस प्रकार से एक मकान का निर्माण किया जाता है तो उस मकान में बहुत से ईंटों को जोड़ जोड़ करके एक मकान की रचना होती है। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक जीव जंतु छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, क्योंकि जो जंतुओं की, जीवों की वृद्धि होती है वो कोशिकाओं के विभाजन के द्वारा होता है। सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन 2 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि कोशिका शब्द कहाँ से आया। सबसे पहले कोशिका को किसने देखा? तो कोशिका है क्या? आधारभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। कोशिका एक आधारभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की। कैसे की? कहाँ की? 16 से 65 ईस्वी तक सूक्ष्मदर्शी की खोज हो चुकी थी। सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जब उन्होंने कार्क, हम जानते हैं कि पहले जो बोतलें होती थी उनको बंद करने के लिए कार्क आता था लकड़ी की तरह, तो उन्होंने कार्क में जब कार्क को, छोटे से टुकड़े को सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उनमें मधुमक्खी के छत्ते के समान, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, एक खटकोण जैसी संरचना, इस तरह से ऐसी संरचना उन्होंने देखी। और ऐसी संरचना उन्होंने देखी, देखने के बाद इसका नाम उन्होंने कोशिका दिया। इसलिए कोशिका के खोज का जो श्रेय जाता है, कोशिका के खोजकर्ता जो हैं वो रॉबर्ट हुक हैं और किस सन में किए हैं? 1665 ईस्वी में। लेकिन जीवित व मुक्त कोशिकाओं की खोज ल्यूवेनहॉक ने की है। जीवित व मुक्त कोशिकाओं, यहाँ थोड़ा सा सोचना है, अगर कोशिका की खोज पूछी जा रही है तो रॉबर्ट हुक ने किया है 1665 ईस्वी में, परंतु जीवित व मुक्त कोशिकाओं की खोज ल्यूवेनहॉक ने की है। अब कोशिका के बारे में यदि हमें समझना है, जानना है, तो सबसे पहले हम ये जान लें कि संसार की जो सबसे छोटी कोशिका है वो क्या है। संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नामक परजीवी जीवाणु की है। संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नामक परजीवी जीवाणु की है। उसके साथ साथ संसार की जो सबसे बड़ी कोशिका है, जैसे कि आप जानते हैं शुतुरमुर्ग, तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। उसके बाद मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका
मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम की ग्रेनुअल सेल होती है। सेरिबेलम की ग्रेनुअल सेल होती है। और सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु की होती है। सबसे मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु की होती है और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन की होती है। अब हमें भी जान लें कि कोशिका है क्या। जैसे हमने आपको बताया कि एक मकान की जो संरचना होती है वो छोटी छोटी ईंटों से मिलकर एक पूरा मकान बन जाता है। उसी तरह छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर पूरे शरीर की रचना हो जाती है। जीव जगत में जो भी जंतु पाए जाते हैं एक कोशिकी और बहुकोशिकी होते हैं। एक कोशिकी के अंतर्गत कुछ ही जंतु हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम, यूग्लिना। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब एक कोशिकीय जंतु हैं। इनकी रचना केवल एक कोशिका से हुई है। इन्हें हम नग्न आंखों द्वारा नहीं देख सकते हैं। इन्हें देखने के लिए हमें अधिक पावर का माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा इनकी संरचना दिखाई देती है। ये भी जान लें कि जो अमीबा होता है वो गति करता है कूटपादों द्वारा। उनमें कूटपाद होते हैं, कूटपाद के माध्यम से वो गति करते हैं। पैरामीशियम में सीलिया होती है और उसी सीलिया के माध्यम से वो गति करते हैं। और यूग्लिना में फ्लैजिला होती है, फ्लैजिला के माध्यम से ये गति करते हैं। यूग्लिना एक ऐसा जंतु है जिसे हम जंतु या वनस्पति दोनों कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यूग्लिना में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। हम जानते हैं कि वनस्पतियां अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेती हैं और यूग्लिना में क्लोरोप्लास्ट होने के कारण यह अपने भोजन का निर्माण कर सकता है। दूसरी चीज इसमें फ्लैजिला होती है और फ्लैजिला की सहायता से वो गति करता है और जिसके कारण इसे हम जंतुओं की श्रेणी में भी लेते हैं। परीक्षाओं में बेटा प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से जंतु एवं वनस्पति दोनों है। विकल्प में अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से जंतु एवं वनस्पति दोनों है। विकल्प अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, और चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो क्या सही होगा? यूग्लिना। अब आपको हम बता दें कि बहुकोशिकीय जंतुओं के अंतर्गत क्या है। जैसे हम सब हैं, मनुष्य हैं, जानवर हैं, गाय, भैंस, बकरी, बैल, ये सब क्या है? बहुकोशिकीय है। इनमें बहुत सी कोशिकाओं से निर्माण होता है। और प्यारे बच्चों, ये भी ध्यान से समझना है कि जो जंतुओं में वृद्धि होती है वो किसके माध्यम से होती है? कोशिका विभाजन के माध्यम से होती है। और कोशिका विभाजन दो प्रकार से होती है, अर्धसूत्री विभाजन और सूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन में एक मदर सेल से दो डॉटर सेल बनती हैं और अर्धसूत्री विभाजन में एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल बनती है। ये भी आपको जानना बहुत आवश्यक है। अब हम ये जान जाएं कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो कोशिकाएं मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जिनमें सत्य न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक जिनमें सत्य न्यूक्लियस पाया जाता है। अर्थात हम ये जानते हैं कि जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं के अंदर बहुत से ऑर्गन्स होते हैं और उन बहुत से ऑर्गन्स में ध्यान से समझें, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, राइबोसोम्स और गाल्जी बॉडी, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो
इस प्रकार से जो कोशिकाएं होती हैं, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस कई भागों में बटा होता है, उसमें न्यूक्लियर पोर होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियोलस होता है। तो इस तरह से ये जो कोशिकाएं होती हैं इसके अंदर बहुत से ऑर्गन्स होते हैं। साथ साथ अब ये जानना है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या हैं। जैसे जंतु कोशिका, वनस्पति कोशिका, ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं क्योंकि इनमें राइबोसोम्स होते हैं 78 TS प्रकार के, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, साथ साथ गाल्जी काय होती हैं। तो इस तरह से इसमें विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, जैसे जीवाणु कोशिका, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है क्योंकि इसमें न्यूक्लियस पूर्ण रूप से डेवलप्ड नहीं होता है। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप इसे देखिए, समझिए और कमेंट लिखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं YouTube चैनल पर भी लाइव होता हूँ। इसके लिए आपको पहले से, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगी कि हम लाइव कितने बजे हो रहे हैं। यदि आपकी संख्या अधिक होगी और आप पढ़ना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, तो पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि आप निश्चित ही प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेंगे। ये मेरा वादा है, ये मेरी गारंटी है। इसलिए आप निरंतर इसे पढ़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो कोई दिक्कत हो, जो क्वेश्चन पूछना हो, वो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।